राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अध्याय 2.5 ज्ञान एवं समझ। यह प्रश्न के बच्चों को क्या पढ़ाया जाए एक अधिक गहरे सवाल से निकलता है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। इसका उत्तर है वे क्षमताएं और मूल्य जो हर व्यक्ति में होने चाहिए और समाज के लिए एक सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दर्शन। यह कोई एक लक्ष्य नहीं है बल्कि लक्ष्यों का एक समुच्चय है। इसलिए चयनित विषय वस्तु को लक्ष्य समुच्चय के साथ न्याय करना चाहिए और व्यापक एवं संतुलित होना चाहिए। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव उपलब्ध कराए जो उसमें क्रमशः विवेक की क्षमता बढ़ाते हुए उसके ज्ञान के आधार को पुष्ट करे, विभिन्न विषयों के माध्यम से दुनिया को समझने का मौका दे, उनमें सौंदर्य बोध को पुष्ट करे और दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाए, उन्हें काम करने और आर्थिक प्रक्रियाओं में भागीदारी करने दे। इस खंड में यह चर्चा की जा रही है कि ज्ञान एवं समझ पाठ्यचर्या चुनावों और विषय वस्तु के प्रस्तावों के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि कैसे बनाते हैं। ज्ञान की कल्पना संगठित अनुभव के रूप में की जा सकती है जो भाषा विचार श्रृंखला के माध्यम से अर्थबोध पैदा करती है, जिसके माध्यम से हमें अपने संसार को समझने में सफलता मिलती है। इसकी कल्पना गतिविधियों की श्रृंखला, शारीरिक कुशलता के साथ विचार, संसारिक कार्यों में सहभागिता और चीज़ों की रचना करने के रूप में भी की जा सकती है। समय के साथ इंसान ने अपने लिए स्वयं ही ज्ञान की नई विधाएं विकसित की हैं, जिसमें सोचने के ढंग, अनुभव तथा कार्य निष्पादन और अतिरिक्त ज्ञान निर्माण के आयाम शामिल हैं। सारे बच्चों की इस संपत्ति के काफ़ी बड़े भाग का पुनः सृजन करना पड़ता है, जो कि आगे की सोच और विश्व में सही प्रकार से कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। ज्ञान सृजन की प्रक्रियाओं में भाग लेना, अर्थ ढूंढना और मानवीय कर्म में भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। ज्ञान की यह व्यापक कल्पना हमें उस दिशा में ले जाती है जो ज्ञान का परीक्षण केवल परिणाम के अर्थों में ना करके सृजन की प्रक्रिया के नियमों के रूप में व्यवस्थापन, उपलब्धता एवं उपयोग के अर्थों में भी करता है। यह कल्पना सुझाती है कि पाठ्यचर्या में जितना ध्यान सीखने की विषय वस्तु पर दिया जाए उतना ही इस पर भी दिया जाए कि शिक्षार्थी पुनर्सृजित ज्ञान से कैसे जुड़ते हैं और सीखने की प्रक्रिया क्या है। दूसरी ओर ज्ञान को अगर तैयार माल की श्रेणी में रखा जाए तो उसको ऐसी सूचना के तौर पर व्यवस्थित करना होगा जिसका बच्चों के दिमाग में स्थानांतरित हो सके। शिक्षा तब मानवीय ज्ञान के इस खजाने को बनाए रखने और उसे प्रसारित करने में ही लगी रहेगी। ज्ञान के इस दृष्टिकोण के मुताबिक सीखने वाले की परिकल्पना निष्क्रिय भाव से ग्रहण करने वाले के रूप में प्रकट की गई है, जबकि पिछले दृष्टिकोण में अवलोकन द्वारा विश्व के साथ सक्रिय जुड़ाव, संवेदना, मनन, कर्म और बांटना शामिल है। पाठ्यचर्या उन क्षमताओं के विकास की योजना होती है जिनके माध्यम से चयनित शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। मानवीय क्षमताओं के आयाम काफ़ी विस्तृत होते हैं और शिक्षा के माध्यम से हम उन सब का विकास नहीं कर सकते। इसलिए चिंता उन सामर्थ्यों को लेकर होती है जो हमारे चयनित लक्ष्यों के संदर्भ में आवश्यक और महत्वपूर्ण हो, जो आगे विकास की संभावना से युक्त हो और विकास हमें कुछ शिक्षा शास्त्रीय ज्ञान हो। बुनियादी क्षमताएं। बच्चों की बुनियादी क्षमताएं वे होती हैं जो बोध के विकास, मूल्यों और कौशल संबंधी बृहद आधार तैयार करती हैं। भाषा एवं अभिव्यक्ति के अन्य माध्यम, अर्थ निर्माण और दूसरों के साथ बांटने के आधार तैयार करते हैं। वे बोध और ज्ञान के विकास की संभावना तैयार करते हैं। साथ ही वे सांकेतिकता, वर्गीकरण, स्मरण और दर्ज करने संबंधी आधार भी बनाते हैं। बच्चे के लिए भाषा का विकास, अस्मिता, बोध के विकास और दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता के विकास का समानार्थी होता है। न केवल लिपि वाली मौखिक भाषा बल्कि लिपिहीन भाषा, सांकेतिक भाषाएं, ब्रेल जैसी लिपि और प्रदर्शन कलाएं भी अर्थ और अभिव्यक्ति का आधार तैयार करती हैं। संबंध बनाना और कायम रखना, समाज, प्रकृति एवं स्वयं के साथ भावनात्मक प्रगाढ़ता, संवेदनशीलता और मूल्यों के साथ सतत संबंध बनाना जीवन में सार्थकता लाता है, उसको भावनात्मक वस्तु एवं उद्देश्य देता है। यह नैतिकता का भी आधार है। कार्य और क्रिया संबंधी क्षमता, इसमें शारीरिक समन्वय, विचार और संकल्प से तालमेल, कौशल और विकास के आधार पर किसी लक्ष्य को पाने या कुछ सृजित करने के दिशा निर्देश शामिल हैं। साथ ही उसमें उपकरणों और तकनीकों की देखभाल, वस्तु और अनुभवों का उपयोग व उन्हें व्यवस्थित करना तथा संप्रेषण भी शामिल होता है। व्यवहार में ज्ञान। मानव गतिविधियों और व्यवहार का विस्तृत क्षेत्र सामाजिक जीवन एवं संस्कृति को जीवित रखता है। कताई, काष्ठकला, मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी शिल्प कलाएं, किसान और दुकानदारी जैसे पेशों के साथ साथ विविध प्रकार की प्रदर्शन और दृश्य कलाओं तथा खेलकूद सभी ज्ञान के मूलवान रूप हैं। ये ज्ञान व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं जिनकी पूरी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। इनमें से कई में ऐसी क्षमताओं की जरूरत होती है जो विकसित हो। इनमें शामिल हैं उपयोगी और सुंदर उत्पाद
की अभिकल्पना, वस्तु से उत्पाद बना सकने का कौशल, अपनी क्षमताओं का ज्ञान, समूह में काम करने की क्षमता, स्थायित्व और अनुशासन, चाहे कोई वस्तु तैयार की जा रही हो या दर्शकों के सामने नाटक के रूप में प्रस्तुत करना हो, इन दोनों मामलों में ही यह सत्य है। इन गतिविधियों को कौशल कहने से केवल उसमें शामिल कौशलों पर ही ध्यान जाता है, लेकिन सामाजिक एवं प्राकृतिक संसार और स्वयं की समझ पर ध्यान नहीं जाता, जो इनमें से प्रत्येक कार्यों में शामिल होती हैं। मान अकादमिक विषयों की तरह इन शिल्पों और व्यापारों की भी अपनी परंपराएं और उनके दक्ष कारीगर रहे हैं। इन सभी हस्तकौशलों, पेशों और कलाओं से संबंध ज्ञान क्रमशः पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होता रहता है और अगली पीढ़ी तक अनुभव और चिंतन के द्वारा पहुंचता रहा है। इसलिए उनमें से प्रत्येक व्यवहारिक ज्ञान का एक विषय है। इस प्रकार के व्यवहारिक ज्ञान रूपों की भारतीय विरासत काफ़ी विशाल, विविध और समृद्ध है। उत्पादक कौशल के रूप में वे हमारी अर्थव्यवस्था के मूल्यवान अंग हैं। इन व्यवहारपरक अनुशासनों की ज्ञान मीमांसात्मक संरचना को समझने के लिए काफ़ी अध्ययन और शोध की जरूरत है। यह समझना कि वे किस प्रकार कौशल सीखते, अपनाते हैं और अपने ज्ञान को किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, यह समाजशास्त्रीय प्रश्न है, क्योंकि परंपरागत व्यवसायों का संबंध जाति, समूह और लिंग से होता है। पाठ्यचर्या में उनके महत्व को समझना आवश्यक है, केवल कार्य के रूप में नहीं, बल्कि समान रूप से विविध प्रकार के ज्ञान के रूप में तथा अन्य प्रकार के सीखने के माध्यम के रूप में भी। मानव ज्ञान के इस महत्वपूर्ण हिस्से को स्कूली पाठ्यचर्या में भरपूर स्थान देने की आवश्यकता है। समझ के रूप में ज्ञान के पुष्टिकरण व औचित्य को स्थापित करने की प्रक्रिया में जिन अवधारणाओं व अर्थों का उपयोग किया जाता है, उनके आधार पर भी ज्ञान का वर्गीकरण किया जा सकता है। प्रत्येक का अपना आलोचनात्मक चिंतन, ज्ञान को जांचने व उसकी पुष्टि करने का तरीका और अपने प्रकार की रचनात्मकता होती है। गणित की अपनी विशिष्ट अवधारणाएं होती हैं, जैसे मूलांक, वर्गमूल, भिन्न, पूर्णांक आदि आदि। उसकी भी वैधता निर्धारण की अपनी प्रक्रिया होती है, जैसे कि जो सिद्धांत स्थापित किया जाना है उसका कदम दर कदम प्रदर्शन। गणित में पुष्टिकरण की प्रक्रिया कभी अनुभविक नहीं होती है और ना ही अवलोकन या प्रयोग पर आधारित होती है। वह तो उस संरचना के अंदर मौजूद उपयुक्त परिभाषा एवं स्वयं सिद्ध सिद्धांतों के आधार पर एक प्रदर्शन होता है। गणित की ही तरह विज्ञानों की भी अपनी अवधारणाएं होती हैं। बहुधा वे सिद्धांतों के माध्यम से एक दूसरे से संबंध होते हैं और प्राकृतिक विश्व की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। अवधारणाओं में अणु, चुंबकीय क्षेत्र, कोशिका और न्यूरॉन आते हैं। वैज्ञानिक परख में सैद्धांतिक आधारों पर की गई घोषणाओं को परीक्षण के आधार पर वैध ठहराया जाता है, जिनमें अक्सर उपकरणों और नियंत्रण की सहायता ली जाती है। सिद्धांत निर्माण और मानक तय करते हुए कभी कभार गणितीय परिशुद्धता की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन केवल निरीक्षण परीक्षण के स्तर पर ही यहाँ प्रयास यह किया जाता है कि ऐसा आख्यान तैयार हो जो किसी तरह से यथार्थ के सदृश हो। सामाजिक विज्ञानों तथा मानविकी की अपनी अवधारणाएं होती हैं। उदाहरण के लिए समुदाय, आधुनिकता, संस्कृति, अस्मिता और राजनीति। सामाजिक विज्ञानों का लक्ष्य मनुष्यों और समाज में मौजूद मानव समूहों की एक सामान्य और समीक्षात्मक समझ विकसित करता है। सामाजिक विज्ञानों का सकारात्मक सरोकार सामाजिक संसार के विवरण, उनकी व्याख्या और उसके बारे में पूर्वानुमान लगाने से है। सामाजिक विज्ञानों की प्राकल्पना सामूहिक जीवन में मानव व्यवहार के बारे में होती है और उनकी वैधता अंततः समाज में किए गए अवलोकन पर निर्भर करती है। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान लगभग एक समान होते हैं, लेकिन उनमें दो भेद भी हैं जो पाठ्यचर्या की योजना बनाने के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। प्रथम, सामाजिक विज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं जिसका आधार तर्क होता है, जबकि विज्ञान कारण प्रभाव के आधार पर काम करता है। दूसरे, सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्ष बहुधा नैतिकता और वांछनीयता के सवाल उठाते हैं, जबकि प्राकृतिक घटनाएं समझी जाती हैं उन पर नैतिकता के सवाल तभी उठाए जाते हैं जब वे मानव के कार्य व्यवहार में शामिल हो जाते हैं। कला और सौंदर्य शास्त्र में जानी पहचानी शब्दावली का प्रयोग होता है, जैसे लय, सामंजस्य, अभिव्यक्ति और संतुलन। हालांकि वह उनको नए संदर्भ या नए अर्थ देती है। कला उत्पाद का परीक्षण यथार्थ या सत्य के लिए नहीं किया जा सकता। यद्यपि कला में आत्मपरक व्याख्या की काफ़ी संभावना होती है, तो भी यह संभव है कि ऐसी कलात्मक संभावनाओं की शिक्षा दी जा सके जिससे अच्छे बुरे की समझ आ सके। नीति शास्त्र का संबंध समस्त मानवीय मूल्यों, नियमों, सिद्धांतों, मानकों और आदर्शों के साथ होता है जो उसको अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। अतः कर्म व चयन के संबंध में नीति शास्त्र को समझ के अन्य स्वरूपों से अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। नैतिक समझ में किसी निर्णय के कारणों से समझ शामिल होती है। कुछ कृत्य क्यों सही हैं और दूसरे क्यों गलत हैं, फिर चाहे निर्णय कितने ही सत्तावान व्यक्ति के क्यों ना लिए हों। इसके अलावा ये तर्क प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रहते हैं। तर्क समानता
और वैयक्तिक स्वायत्तता की अवधारणाएं आपस में गहनता से जुड़ी हुई हैं। दर्शन शास्त्र में एक ओर तो जीवन के संबंध में उपरोक्त वर्णित विधाओं का विश्लेषण, स्पष्टीकरण, मूल्यांकन और संयोगात्मक समन्वय के साथ जुड़ा होता है, तो दूसरी ओर यह समग्रता, परमार्थ और अनुभवातीत से भी जुड़ा होता है। बुनियादी सामर्थ्य, व्यवहार व ज्ञान और समझ के रूप ही वे प्रधान तरीके हैं जिनके माध्यम से इतिहास के दौर में मानवीय अनुभवों का विस्तार किया गया है। सहज मानवीय गतिविधियों को छोड़कर मानव समाज की बाकी सारी गतिविधियां प्रधान तरीकों का प्रयोग करती हैं। इन सारी गतिविधियों में उदार पेशे, तकनीकी उपयोग एवं वाणिज्य शामिल हैं। ये मानव संस्कृति का केंद्र बिंदु हैं। कल्पना और आलोचनात्मक चिंतन का सीधा संबंध बोध और तर्क शक्ति के विकास से होता है और इस तरह की भावनाओं का भी होता है। ज्ञान के हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट शब्दावली, प्रत्यय, सिद्धांत, वर्णन और पद्धतियाँ होती हैं। ज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र संसार को देखने का एक अलग दृष्टिकोण होता है, जिससे संसार में से जुड़ने और उसमें कर्म करने का नजरिया भी मिलता है। ज्ञान के क्षेत्र अतीत में दिए गए लोगों के योगदान से विकसित हुए हैं और आज भी बढ़ रहे हैं। ये क्षेत्र अपनी संरचना और मुद्दों की प्राथमिकता में बदले भी हैं। उनको सीखने में कई तरह की बौद्धिक क्षमताएं और ज्ञान अर्जन के तरीके इस्तेमाल होते हैं। वे तरीके हैं सुस्पष्ट तर्क एवं अभिव्यक्ति के औपचारिक तरीके, प्रमाण की खोज एवं उनका मूल्यांकन, अनुभव पर आधारित उपलक्षित ज्ञान, समन्वय, अवलोकन एवं व्यवहारिक संबद्धता, ताकि स्वयं से एवं दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए कार्यों का संपादन हो सके तथा समस्याओं एवं मुद्दों को संबोधित किया जा सके और काम करने की दिशा तय हो पाए। ज्ञान के सभी रूपों एवं ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में सृजनात्मकता एवं उत्कृष्टता अभिन्न रूप से शामिल है। मानव सभ्यता एवं ज्ञान का संचयन, ज्ञान अर्जन एवं चीज़ों को करने के तरीके मानव समाज की वंशानुगत धरोहर में मूल्यवान हिस्से हैं। हमारे सारे बच्चों को इस ज्ञान तक पहुंचने का अधिकार है ताकि वे जिससे अपनी सामान्य बुद्धि को शिक्षित एवं समृद्ध बना पाएं, जिससे उनका खुद का विकास हो और वे स्वयं को खोज पाएं और इन औजारों एवं दृष्टिकोण के जरिए संसार, प्रकृति एवं लोगों के विषय में भी जान पाएं।